गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 19 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय पर्व को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्रदान किया गया? दुर्गा पूजा को, दीपावली को, होली को या फिर मकर संक्रांति को? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ए हो जाएगा। बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्रदान किया गया। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो ये यूनेस्को की बात करें फ्रेंड तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सांस्कृतिक इकाई है। ठीक है, यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसी सांस्कृतिक इकाई के द्वारा जो बंगाल की दुर्गा पूजा है उसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में क्या किया है? शामिल करने का ऐलान किया गया है यूनेस्को के द्वारा, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सांस्कृतिक इकाई है। बात करते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टेंजिबल होता है, ठीक है, और दूसरा हम क्या देख रहे हैं? इंटेंजिबल होता है। टेंजिबल फ्रेंड वो चीज़ें होती हैं जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, जिसको वो क्या होती है? वो टेंजिबल होती है यानी कि जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, ठीक है। लेकिन जो इनटेंजिबल चीज़ें होती हैं वो अभौतिक वस्तुएं होती हैं, ठीक है, गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं। उनको आप छू नहीं सकते हो लेकिन उनको आप एहसास कर सकते हो, उनको आप फील कर सकते हो। वही क्या होती हैं? इनटेंजिबल चीज़ें होती हैं। इनटेंजिबल जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत अगर जो चीज़ें आती हैं, जैसे उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? लोक कथाएँ हो गई, रीति रिवाज हो गए, परंपराएं हो गए, विश्वास हो गया, ज्ञान हो गया, भाषा हो गया। ये क्या चीज़ें हैं? ये गैर भौतिक बौद्धिक संपदाएं हैं। आप इन चीज़ों को, जैसे कि आप रीति रिवाज, फेस्टिवल को क्या आप छू सकते हो? नहीं छू सकते हो, लेकिन आप फेस्टिवल को क्या करते हो? एंजॉय करते हो। जब भी आपके घर में फेस्टिवल, जब फेस्टिवल सीजन आता है तो हम एंजॉय करते हैं। दैट मीन्स हम उनको क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस चीज़ को आप एहसास करते हो, जिस चीज़ को आप एंजॉय करते हो, वो चीज़ें क्या हो गई? वो हो गया आपका इंटेंजिबल हो गया, ठीक है। तो जब हम दुर्गा पूजा की बात करते हैं तो दुर्गा पूजा क्या है? एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है। त्यौहार को आप क्या करो? एंजॉय करो। तो वो क्या हो गया? इंटेंजिबल कैटेगरी में आता है। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई यूनेस्को के द्वारा किया गया है। और इसी के साथ साथ भारत में देखा जाए वर्तमान में 14 संख्याएं हो गई किसकी? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची जो है, उन सूची में जो शामिल तत्व है वो भारत में बढ़कर कितने हो गए? 14 हो गए। सर्वाधिक देखा जाए चीन के पास है, ठीक है फ्रेंड। इसके बारे में देखें, ये जो निर्णय लिया गया है वो एक जो है सत्र आयोजित किया गया था, जो कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति का जो 16वां सत्र था, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसका 16वां सत्र था जो कि आयोजित किया गया था। कहाँ पे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। और इसी 16वें सत्र में इस बात का निर्णय लिया गया भारत के जो है बंगाल की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के जो सूची में शामिल करने का, ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड दुर्गा पूजा की। तो ये एक धर्म और संस्कृति का एक उत्कृष्ट मेल है। इस त्यौहार के जो मुख्य रूप से कहाँ पे जो मनाया जाता है, ये बेसिकली देखा जाए बंगाली समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और इस त्यौहार का जो प्रसार फ्रेंड देखें तो पूर्व से पश्चिम की तरफ हमें दिखता है। वर्तमान में देखा जाए इस त्यौहार को बहुत भव्य तरीके से भारत के हर क्षेत्र में मनाया जाता है। कहीं कहीं हमें दूसरे देशों में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और इस त्यौहार की बात करें तो ये वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार है, एक वार्षिक हिंदू पर्व है। और जिसे हम किस नाम से जानते हैं? दुर्गा उत्सव के भी नाम से इसको हम जानते हैं। और यह त्यौहार जो है, जो हिंदू देवी हैं दुर्गा जी को समर्पित है, उनके सम्मान में इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया दुर्गा पूजा के बारे में। अगर हम बात करते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए जो कन्वेंशन हुआ था फ्रेंड, कब हुआ था? वर्ष 2003 में हुआ था, ठीक है। और यूनेस्को की बात करें फ्रेंड, यूनेस्को की स्थापना की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी, ठीक है। भारत जो है 1946 में इसमें शामिल हुआ था। इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत ने किस देश के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि को मंजूरी दी है? फ्रांस के साथ,
पोलैंड के साथ, ब्रिटेन के साथ या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बी हो जाएगा। पोलैंड के साथ भारत ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि को मंजूरी दिया है। आइए इसके बारे में समझते हैं क्या है ये संधि। तो देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो भारत गणराज्य और जो पोलैंड गणराज्य इन दोनों सरकारों के बीच में एक संधि हुई। कौन सी संधि हुई? आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता एक संधि हुई और इस संधि को मंजूरी दिया गया है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था। अगर हम इस संधि के बारे में बात करें फ्रेंड, इस संधि का जो उद्देश्य क्या होगा? ये दोनों जो देश हैं वो एक दूसरे को पारस्परिक सहायता करेंगे। किस क्षेत्र में? ये जो दोनों देश हैं वो एक दूसरे को पारस्परिक सहायता के माध्यम से जो कुछ भी जो अपराध है, जैसे कि संबंधित अपराध क्या, जैसे कि आतंकवाद सहित जैसे भी जो मामले हैं, आतंकवाद से संबंधित मामले या किसी भी तरह का जो अन्य अपराध है, उस अगर कोई ऐसा अपराध होता है तो उस अपराध में ये दोनों देश जो हैं एक मतलब ऐसे मामलों में एक दूसरे की जब जांच हो रही हो तो उस जांच में उस पैरवी में एक दूसरे की क्या करेंगे? सहायता करेंगे। एक आपसी जो है क्षमता और प्रभावशीलता में क्या करेंगे? वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यही है। साथ ही देखा जाए जो कुछ भी आपराधिक मामलों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, आपसी कानूनी सहायता के माध्यम से ऐसे अपराधों की जाँच करने में, ऐसे अपराधों की अभियोजन में एक दूसरे की प्रभावशीलता को बढ़ाना ही इस संधि का उद्देश्य होगा। इस संधि के बाद देखा जाए तो जब इस संधि में पोलैंड के शामिल होने से क्या होगा? जो कुछ भी आपराधिक गतिविधियों से निपटने में भारत की प्रभावशीलता में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, पोलैंड की फ्रेंड बात करें, पोलैंड चूंकि आम जानते हैं यूरोपियन नेशन है पोलैंड, जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? वारसा है। ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? जॉल्टी जो है वो यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है क्या है? मेटुज मोरावियोकी। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपने घर पर और निजी इस्तेमाल के लिए भांग कैनबिस को वैध घोषित किया है? फिजी ने, वेनेजुएला ने, माल्टा ने या फिर चेक गणराज्य ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? सी हो जाएगा। माल्टा ने, जो एक माल्टा कंट्री है, वहाँ के उस देश ने अपने घर पर लोगों को अपने घर पर या फिर निजी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जो है भांग को वैध घोषित किया है। और इसके बारे में देखें तो जो माल्टा है फ्रेंड, ये एक यूरोपीय संघ का देश है और ये यूरोपीय संघ का ऐसा पहला देश बन गया है जो घर पर और व्यक्तिगत रूप से जो भांग है, भांग के इस्तेमाल को इसने क्या है? वैधता प्रदान कर दिया है। भांग जिसे हम क्या कहते हैं? कैनबिस कहते हैं। और इसका जो अन्य नाम जो है उसका क्या नाम से जानते हैं फ्रेंड? कैनबिस इंडिका। ठीक है, कैनबिस इंडिका जो है ये इसका अन्य नेम है, जो दूसरा नेम है आप इसको इंडिका। ठीक है, ये इसका नाम है। और अगर इसमें बात करें फ्रेंड भांग की, जो हम बात कर रहे हैं भांग के बारे में थोड़ा सा समझ लेना क्या है कि ये जो भांग है फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो भांग है ये एक तरीके का पौधा होता है। ठीक है, तो ये जो पौधा होता है, इसके पौधे की जो पत्ती होती है, इसी पत्ती का इस्तेमाल भांग के रूप में किया जाता है। इसको चाहे इस पत्ती को आप पीस करके या सुखा करके भांग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम भारत में वर्तमान में देखें तो भारत में जो है इस भांग का जो इस्तेमाल है वो उत्तर भारत में कई तरीके से किया जाता है, जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जाता है, हल्के नशे के भी रूप में किया जाता है। ठीक है, दवाओं के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर आप होली का फेस्टिवल जब आप आता है, होली के फेस्टिवल में भी आप देखिए कि होली के अवसर पर जो मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जो ठंडाई बनाई जाती है, उसमें भी भांग का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो भांग के इस्तेमाल करने की परंपरा भी जो हमें होली के फेस्टिवल में दिखती है। भांग की बात करें फ्रेंड, जो भांग का जो लोग सेवन करते हैं उनको एक तरीके से ना एक अलग सी खुशी से महसूस होता है। ठीक है, कारण क्या है कि भांग में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है डोपामिन हार्मोन। ठीक है, हम मुद्दे पे आएंगे, थोड़ा सा इस भांग को समझ लेते हैं। डोपामिन हार्मोन होता है, वो क्या करता है, जब भी जो लोग भांग का इस्तेमाल करते हैं उनकी बॉडी में इस डोपामिन हार्मोन को क्या करता है, भांग इंक्रीज कर देता है। और इसी डोपामिन हार्मोन को हम एक अन्य नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं हैप्पी हार्मोन। ठीक है, हैप्पी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, एक तरीके से हमारे मूड को कंट्रोल करता है ये हार्मोन। ठीक है, जिसके सेवन करने पे आपको एक अलग खुशी का स्तर महसूस होता है। अब ये नहीं सोचिएगा कि ऐसा तो नहीं ना मैं मोटिवेट कर रही हूँ भांग के इस्तेमाल को, नहीं, मैं बता रही हूँ कि ये आपको एक तरीके से आपको आर्टिफिशियल तरीके से खुश रहने को मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर जो लोग भांग का इस्तेमाल जो है
बड़े पैमाने पे करने लगते हैं, जो भांग का इस्तेमाल रेगुलर तरीके से करने रहते हैं, इसका बहुत बड़े पैमाने पे एक तरीके से हमारी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। हमारी बॉडी जो है इस पर निगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा इस भांग मतलब जो लोग इस्तेमाल करते हैं भांग का, उनका जो है धीरे धीरे माइंड जो है वो क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। उनको हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। उनको क्या ब्लड प्रेशर, काफ़ी ज़्यादा ब्लड प्रेशर की समस्या आती है। कभी कभी ये भी उनको सांस लेने जैसी चीज़ों की समस्या आती है। तो भांग एक तरीके से भांग का सेवन करना फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है एक्सेस, और यही कारण है कि बहुत सारे कंट्रीज़ के द्वारा भांग के सेवन को रेगुलेट किया जाता है। कई कंट्रीज़ में इसको पूरी तरीके से बैन किया गया है, ठीक है। तो एक तरीके से बहुत थोड़े थोड़े करके, जैसे कि कुछ कुछ दवाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो लेकिन विथ रेगुलेशन जो है भांग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कारण है कि एक तरीके से इसको रेगुलेट किया जा रहा है माल्टा के द्वारा। तो माल्टा ने, जो कि वहाँ के लोगों को जो 18 वर्ष के हैं या जो उससे अधिक उम्र के हैं, 18 वर्ष के नीचे के नहीं, ठीक है, 18 वर्ष और 18 वर्ष के अधिक जो लोग हैं वो अपने घर पर और व्यक्तिगत तरीके से, ठीक है, भांग का सेवन कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो वो अपने जो है 7 ग्राम तक भांग रखने की भी उनको अनुमति होगी। इसके साथ साथ अगर वो घर पर अपने 4 पौधे भी भांग का लगा सकते हैं, ठीक है, भांग के पौधे उगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए उन्हें जो है सार्वजनिक रूप से भांग का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते। सार्वजनिक रूप से उन्हें भांग का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। अगर वो ऐसा करते पाए गए हैं तो उन्हें क्या है 235 यूरो का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा, उन्हें दंडित किया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर वो सार्वजनिक रूप से या घर पर बच्चों के भी सामने अगर उन्होंने सेवन किया, अगर सार्वजनिक रूप से उन्होंने बच्चों के सामने जो है भांग का सेवन किया तो 300 यूरो का, उनको घर पे उन्होंने भांग का सेवन किया बच्चे के सामने तो उनको 500 यूरो का जुर्माना लगाया जाएगा। तो यही कारण है कि कंट्रीज़ के द्वारा छूट तो दी जाती है, विथ रेगुलेशन दी जाती है, यानी कि पूरी तरीके से उनको स्वतंत्रता नहीं दिया जाता है, क्योंकि भांग के फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं बॉडी में, ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो ध्यान रखिएगा माल्टा, ठीक है। माल्टा की फ्रेंड बात करें तो जैसे हमने बताया ये एक यूरोपियन संघ का देश है। इसकी राजधानी फ्रेंड क्या है, वेलेटा जो है ये इसकी राजधानी है। यहाँ की मुद्रा फ्रेंड, चूंकि यूरोपियन संघ का देश है तो यूरो इसकी मुद्रा है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज वेला, ठीक है, जॉर्ज वेला जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर टेडर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दी है? चिली ने, चीन ने, ब्राजील ने या फिर म्यांमार ने? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? डी, ठीक है। ये म्यांमार की जो है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है जिसने आधिकारिक तौर पे टेडर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके बारे में देखें तो म्यांमार की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है जिसने वहाँ पे आधिकारिक तौर पर टेडर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दिया है। और इसका कारण क्या है, वो इस क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल से जो है फंड को जुटाना चाहते हैं और इसी के साथ साथ भुगतान करने में, जिससे कि उनको आसानी हो सके। यही कारण है उन्होंने इसको आधिकारिक तौर पे जो है टेडर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दिया है। अच्छा, इसमें जो कदम जो है ये जो उठाया गया है वो फंड जुटाना और साथ ही साथ भुगतान करने में आसानी होगी। और तो और ये जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है वो उसका जो उद्देश्य क्या है, इस फंड को जुटा करके वो जो फंड जुटाना चाह रही है उसका कारण है जो वहाँ पे वर्तमान में देखिए जो सत्तारूढ़ सैन्य सरकार है वो उसको गिराना चाहती है, ठीक है। और चूंकि जब कोई सत्तारूढ़ सैन्य सरकार है उसको गिराने के लिए आपको एक पावर की आवश्यकता होगी, पावर के लिए आपको धन की आवश्यकता होगी। तो उस सरकार को गिराने के लिए वो क्या कर रहे हैं, धन जुटाने का काम कर रहे हैं। और धन जुटाने के लिए इन्होंने क्या किया, आधिकारिक तौर से इस क्रिप्टो करेंसी को जो है क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को या भुगतान को जो है इन्होंने मंजूरी दे दी है, ठीक है, आधिकारिक तौर पे इसके इस्तेमाल की मंजूरी दी है। और ये बात करते हैं टेडर जिसके बारे में, जो कि एक क्या है, अगर हम इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लें, ठीक है। ये जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो है ये एक तरीके से ग्रुप है किसका, वहाँ के जो लोकतंत्र समर्थक जो समूह हैं और वहाँ के जो म्यांमार के जो नागरिक प्रशासन के कुछ लोग हैं उन्हीं का एक तरीके से ये सदस्य समूह है। और ये क्या कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है वहाँ की जो सत्तारूढ़ सैन्य जो सरकार है उसको गिराने का प्रयास कर रहा है। और इसी प्रयास में उनको जो क्रांति वो कर रहे हैं उस क्रांति के लिए वो धन जुटाने का काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बात किया। बात करते हैं अगर क्रिप्टो करेंसी टेडर की, तो एक तरीके से टेडर क्या है, वो एक क्रिप्टो करेंसी है जिसको देखा जाए किसके द्वारा होस्ट किया जाता है,
है एथेरिन ब्लॉकचेन पे इसको होस्ट किया जाता है और इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसे जारी किया जाता है टोकन ट्रेडर लिमिटेड के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी है? 2021-24, 2021-25, 2021-26 या फिर 2021-27? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? सी हो जाएगा। 2021 से लेकर के 26 तक के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति दिया है। और इसके बारे में देखें तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 93,068 करोड़ के प्रावधान के साथ 2021 से लेकर के 26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दिया है। फ्रेंड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसकी शुरुआत कब की गई थी फ्रेंड? 1 जुलाई को किया गया था। 1 जुलाई देखा जाए 2015 को किया गया था। किस उद्देश्य से? हर खेत को पानी के आदर्श वाक्य से शुरू किया गया था, यानी कि जो प्रत्येक खेत है, जो हर खेत है, उस खेत पे पानी की पहुंच जो है वो सुनिश्चित की जाए। उससे क्या होगा, वो जो सूखे की समस्या से जो फसलें खराब हो जाती हैं उन फसलों के नुकसान होने से बचाया जा सकता है और साथ ही साथ जो किसान है उन किसानों की जो पैदावार हो रही है वो पैदावार अच्छी हो, जिससे कि किसान की जो आमदनी है वो भी क्या हो, दुगनी हो सके, किसान की आय भी जो है वो क्या हो, दुगनी हो सके। इस उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसी को देखा जाए कैबिनेट कमेटी जो ऑफ इकोनॉमिक अफेयर उसके द्वारा जो है उसके द्वारा देखा जाए यहाँ पे जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति जो है उसने राज्यों के लिए 37,454 करोड़ की केंद्रीय सहायता और साथ ही साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2016 से 21 के दौरान जो कुछ भी जो सिंचाई के विकास के लिए जो भारत सरकार के द्वारा जो ऋण लिया गया था उस ऋण को चुकाने के लिए उससे संबंधित जो है 20,434.56 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे कितने की केंद्रीय जो राज्यों को केंद्रीय सहायता के लिए इतने रुपए की मंजूरी दी है और साथ ही साथ जो इस सिंचाई योजना के तहत जो भारत सरकार के द्वारा जो ऋण लिया गया था उस ऋण को चुकाने के लिए केंद्रीय जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने इतने रुपए की जो है वो मंजूरी दिया है। इसमें देखा जाए कुछ अन्य योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है 2021 से लेकर के 26 तक जारी रखने की, जिसमें देखा जाए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी और भूमि जल व अन्य विकास घटकों को भी 2021 से लेकर के 2026 तक जारी रखने की बात की गई है। अगर हम त्वरित लाभ सिंचाई कार्यक्रम की बात करें तो ये देखा जाए केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। उद्देश्य क्या है, जो जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं हैं उन सिंचाई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्कूलों में यूनिसेफ जलवायु परिवर्तन पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया में है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या फिर केरल? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? यहाँ पे महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है वो स्कूलों में, महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा जो है वो स्कूलों में यूनिसेफ जलवायु पाठ्यक्रम शुरुआत करने की योजना बनाई जा रही है या फिर प्रक्रिया है, यहाँ पे समझते हैं। तो जो महाराष्ट्र की सरकार है वो अगली पीढ़ी में जलवायु जागरूकता और हरित जलवायु को विकसित करने के उद्देश्य से जो ग्रेड 1 यानी क्लास 1 से लेकर के 8 तक के लिए जो बच्चे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक व्यापक पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया बनाया है। ये जो पाठ्यक्रम है वो किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? वो किया जाएगा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग और साथ ही साथ यूनिसेफ के सहयोग से इस नए पाठ्यक्रम को जो है वो विकसित किया जाएगा और जिसका नाम क्या होगा? माझी वसुंधरा पाठ्यक्रम नाम दिया जाएगा इस पाठ्यक्रम को। इस पाठ्यक्रम को क्लास 1 से लेकर के देखा जाए क्लास 8 तक के जितने बच्चे हैं उनको इस पाठ्यक्रम उनके जो सब्जेक्ट में इसको शामिल किया जाएगा और साथ ही जो बच्चे होंगे इस पाठ्यक्रम के माध्यम से उन बच्चों को जलवायु परिवर्तन जैसे जो कुछ भी मुद्दे हैं उन मुद्दों के प्रति इन बच्चों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, उनको उनके प्रति जागरूकता पैदा किया जाए, इस उद्देश्य से जो है ये पहल की जा रही है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेल खोरेलो से सम्मानित किया है? श्रीलंका, भूटान, म्यांमार या फिर नेपाल? करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा?
डी हो जाएगा भूटान सरकार के द्वारा जो उनका भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उस सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे देखें भूटान ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ अपना जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका क्या नाम है फ्रेंड, ऑर्डर ऑफ द ड्रक गैलोपो पुरस्कार, जिसे हम क्या कहते हैं, नगदक पेलो खोरोलो पुरस्कार, इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की बात कही है। वहाँ के जो वहाँ के नेपाल के माफ़ करिएगा जो भूटान के जो राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, उनके द्वारा जो है इस पुरस्कार को दिए जाने की घोषणा की गई है। और ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा या फिर भारत के द्वारा जो वहाँ पे जो भूटान में जिस तरह का सहयोग किया गया, जिस तरह का लगातार भूटान का समर्थन किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, उसके वजह से वहाँ के राजा के द्वारा इस सम्मान को दिए जाने की बात की गई है। और ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूटान के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले विदेशी व्यक्ति भी बने हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस पुरस्कार में, तो जो भूटान सरकार है वो जो भूटान है वो लगातार जो भारत के द्वारा जो सहयोग किया गया है, ठीक है, खास करके स्पेशली जो कोविड-19 के दौरान जो भारत सरकार के द्वारा जो लगातार भूटान को जो सहयोग किया गया है, जो सहायता दी गई है, उस सहयोग का उनके द्वारा काफ़ी सराहना की गई। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी को एक महान और आध्यात्मिक इंसान बताया गया भूटान के द्वारा। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड, भूटान जो है भूटान देखा जाए पहला ऐसा देश था जिसे भारत सरकार की ओर से कोरोना वायरस के टीके का तोहफा भी मिला था। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि इनसे जो लगातार मोदी सरकार जी के द्वारा या फिर हमारे अन्य जो सरकार थी उनके द्वारा जो कुछ भी समर्थन किया गया है भूटान ने उनका भी जो काफ़ी सराहना की। और साथ ही साथ जो भारत की कोविड-19, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, कोविड-19 महामारी की रोकथाम की जो योजना बनाई गई भारत सरकार के द्वारा, उसमें मतलब विशेष रूप से भूटान को शामिल किया गया है। इन सबको ध्यान में रखते हुए जो है वहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिए जाने की बात की गई है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस पुरस्कार की स्थापना फ्रेंड वर्ष 2008 में किया गया था। और ये भूटान के लोगों को या फिर जो देश की सेवा के लिए अपना जो जीवन समर्पित करते उनके द्वारा इस भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है उनको। और ये घोषणा फ्रेंड 17 दिसंबर को किया गया, जिस दिन भूटान का नेशनल डे भी मनाया जाता है। ठीक है, भूटान की राजधानी फ्रेंड क्या है, थिम्पू है। ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, नेगल्ट्रम है। ठीक है, और हमने अभी यहाँ के राजा का नाम बताया है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो है वह यहाँ के राजा हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, या फिर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जो है जारी किया गया? करेक्ट आंसर डी है। आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। तो देखा जाए जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद है उनके द्वारा जो है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक फंडामेंटल लिटरेसी इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है। इस इंडेक्स को देखा जाए किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये किया गया इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस के द्वारा तैयार किया गया था। और इस इंडेक्स में फ्रेंड जितने भी भारतीय राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब में जो बच्चे हैं जो कि 10 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उन बच्चों में जो बुनियादी शिक्षा है, उन बुनियादी शिक्षा का जो है समग्र स्थिति का जो है मूल्यांकन किया गया है। और उसी के आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया गया है। किस इंडेक्स को? बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक को। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया गया है। कौन है इस रिपोर्ट को तैयार करने वाला? इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस। ठीक है, अगर हम इस इंडेक्स में बाद में बात करें तो इस इंडेक्स के 5 स्तंभ हैं। कौन कौन से वो स्तंभ हैं? देखा जाए शैक्षणिक बुनियादी ढांचा, शिक्षा तक पहुंच, बुनियादी स्वास्थ्य और सीखने के परिणाम और खासकर शासन। इस 5 स्तंभों पर ये आधारित सूचकांक है। और ये जो सूचकांक है वो देखा जाए 4 श्रेणियों में विभाजित है। ये श्रेणियां कौन कौन सी है? बड़े राज्य हैं, छोटे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं और उत्तर पूर्वी राज्य हैं। तो इन 4 श्रेणियों में विभाजित करके इन 4 श्रेणियों के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें अगर हम छोटे राज्यों में बात करते हैं तो सर्वोच्च जो रैंकिंग हासिल किया, शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाला राज्य केरल है। और इसी छोटे राज्यों में जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले में शामिल है झारखंड। ठीक है, अगर हम केंद्र शासित राज्यों की बात करते हैं
तो इसमें देखा जाए लक्षद्वीप है उसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ पे जो 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन बच्चों में देखा जाए समग्र शिक्षा का अच्छा विकास हुआ। लेकिन अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों में खराब प्रदर्शन करने वाले स्टेट की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी की, तो वो है आपका लद्दाख है, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है मिजोरम ने प्राप्त किया है, और अरुणाचल प्रदेश का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। और बड़े राज्यों में देखा जाए फ्रेंड तो पश्चिम बंगाल जो है वो शीर्ष स्थान पे रहा है, ठीक है। तो यही था एक तरीके से जिसके हम लोगों ने बात किया, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत, ईरान और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर बातचीत की है? चीन ने, उज्बेकिस्तान ने, रूस ने, तजाकिस्तान ने। करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर बातचीत किया है। और इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर बातचीत किया है। ये देखा जाए इस बंदरगाह में देखा जाए तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने में बंदरगाह द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करता है। ध्यान रखिएगा ये बंदरगाह काफ़ी ज़्यादा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस बंदरगाह के विकास पे देखा जाए ये जो है इन देशों की जो है ये दूसरी वर्चुअल बैठक है, ठीक है। इसमें देखा जाए इस बैठक के दौरान जो तीनों देशों ने बंदरगाह के पार परिवहन गलियारे के विकास पर चर्चा किया है। तो और साथ ही साथ जो भाग लेने वाले जो देश हैं वो चाबहार बंदरगाह पर जो एक टर्मिनल स्थित है जिसका नाम है शहीद बेहस्ती टर्मिनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। इसके माध्यम से जो दक्षिण एशिया है और जो मध्य एशिया है उनके बीच में पारगम्य यातायात में वृद्धि करने पर भी प्रकाश डाला गया। ये देखिए आपका मुंबई, यहाँ देखिए चाबहार ईरान का है, और मात्र 70 किलोमीटर दूरी पर जो आपका ग्वादर पोर्ट है, ठीक है, जिसका विकास देखिए चीन के द्वारा किया जा रहा है। सीपेक जो है इसी ग्वादर पोर्ट से, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहीं से होकर गुजरता है। मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर है चाबहार पोर्ट, ठीक है। तो इसी से संबंधित है। और हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये जो है शहस्ती बेहस्ती जो टर्मिनल है ये काफ़ी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा जाए इस टर्मिनल पे काफ़ी ज़्यादा जो शिपमेंट होते हैं, कई देशों के शिपमेंट हैं या फिर ट्रांसशिपमेंट है, उनको मैनेज किया जाता है। कौन कौन से ये देश हैं? रूस हो गया, ब्राज़ील हो गया, जर्मनी हो गया, थाईलैंड हो गया, ओमान, यूक्रेन, बांग्लादेश, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, उज्बेकिस्तान, विभिन्न देशों के जो शिपमेंट होते हैं और ट्रांसशिपमेंट होते हैं उनको इस टर्मिनल पर मैनेज किया जाता है, ठीक है। यही कारण है कि ये काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न पर चलते। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने पर्यावरण सुधार के सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत संकल्प के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत या चीन? करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? सी, भारत हो जाएगा। तो भारत ने देखा जाए जलवायु और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के प्रारूप के विरुद्ध मतदान किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ये प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव में कुछ ऐसी बातें की गई थी जिसके विरुद्ध में भारत ने जो है मतदान किया है। इसमें देखिए क्या बातें की गई थी। इस प्रारूप में देखा जाए जलवायु पर कार्रवाई की जांच करने और ग्लासगो सम्मेलन जो कि आयोजित किया गया था COP26 कहाँ पे फ्रेंड? स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो, स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का भाग है, ठीक है। इसमें देखा जाए COP26 के दौरान यानी कि ग्लासगो सम्मेलन में कुछ जो है आम सहमति के समझौते हुए थे, उन समझौते के महत्व को कम करने की बात की गई थी इस प्रारूप में, जिसके कारण से जो है ये इस भारत ने क्या किया है, इस प्रारूप के विरुद्ध में मतदान किया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं जिनका नाम क्या है फ्रेंड? TS त्रिमूर्ति, ठीक है। TS त्रिमूर्ति के द्वारा के माध्यम से भारत ने अपनी एक बात रखी कि ये जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद जो है इन मुद्दों पर जांच करने का मंच नहीं है। भारत का मानना ये था कि इस मंच के माध्यम से बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि बचना चाहते हैं किससे? जो जलवायु मुद्दे पर जो कार्रवाई है उस पे वो क्या है, उससे ये बचना चाहते हैं और दुनिया का जो ध्यान है उससे हटाने की कोशिश कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से, जिसके कारण से जो भारत ने इस सुरक्षा परिषद के द्वारा जो प्रस्ताव जो है, जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, जिसके कारण से भारत ने क्या किया है, उस पर मतदान किया है, उसके विरुद्ध में मतदान किया है। और उस भारत के मतदान करने के कुछ ही देर बाद जो है रूस के द्वारा, ठीक है, इस पर वीटो कर दिया गया, जिसकी वजह से ये जो प्रस्ताव है वो क्या हो गया? निष्प्रभावी हो गया है। ध्यान रखिएगा इस प्रस्ताव में कुछ ऐसी बातें की गई थी जैसे कि जो है इस प्रस्ताव में बदलते पर्यावरण को दुनिया में शांति और सुरक्षा के खिलाफ खतरा बताया गया था, और साथ ही साथ देखा जाए विकासशील देशों के हितों के खिलाफ कुछ ऐसी बातें शामिल थी, जिसके कारण से भारत ने इस प्रस्ताव को क्या किया है,
इस प्रस्ताव के खिलाफ क्या किया है, मतदान किया था। ठीक है, ये था हमारे 10 प्रश्न। आज हमारा प्रश्न ये है कि हमने चूंकि यूनेस्को की बात की, आप बताइए यूनेस्को के द्वारा जो भारत के जो विरासत स्थल हैं वो कौन से हैं। जो भी हाल ही में 2 विरासत स्थलों को शामिल किया गया है, तो भारत के पास कितने विरासत स्थल हैं यूनेस्को के द्वारा। विश्व में सर्वाधिक विरासत स्थल जो है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, वो किसके पास है, किस देश के पास है। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए। अब हम आखिरी अपने फैक्ट्स ऑफ द डे पे आते हैं। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद डॉक्टर शशि थरूर की नई पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसका नाम क्या है, प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी। ठीक है, तमिलनाडु के कन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहित 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी, उनमें देखिए एक ग्रुप कैप्टन जो है अभी वो बचे हुए थे, लेकिन उनका भी हाल ही में निधन हो गया। उनका क्या नाम था फ्रेंड, वरुण सिंह। आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं, इनका भी काफ़ी दुखद है ये चीज़। ठीक है, तो उनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया, हैदराबाद में किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बिहार मखाना का नाम बदल के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, और साथ ही साथ उसे भौगोलिक पहचान जो है टैग को बनाए रखने की भी स्वीकृति दी है। तो बताइए, जो बिहार का जो मखाना था, अब उसका नाम बदल करके क्या रखा गया है, मिथिला मखाना। ठीक है, मिथिला मखाना नाम कर दिया है, और जो उसको उस मखाना को जो टैग मिला था, जीआई टैग मिला था, उसको भी जारी रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सिलिकॉन वैली स्थित द इंडस एंटरप्रेन्योर्स द्वारा बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। किसे दिया गया, आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष ओम कुमार मंगलम बिरला को दिया गया, और यह पुरस्कार पाने वाले ये पहले उद्योगपति भी बन गए हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संसद ने सीबीआई कार्यालय और प्रवर्तन निदेशालय के निर्देशकों के कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को पारित किया है। कितने साल बढ़ाएगा, 5 साल तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पौधा आधारित मीट ग्रुप गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया फ्रेंड, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट हमारा, मेट्रोमैन के नाम से प्रसिद्ध थे ये, और इन्होंने भी हाल ही में राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा किया। क्या नाम है, मेट्रोमैन ई श्रीधरन। ठीक है, नेक्स्ट है, पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू के खिताब प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है, भारत की शूटर अवनी लेखराक। ठीक है, लास्ट है हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे में कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी। क्या नाम बनी, इनका क्या नाम है, पूर्णिमा पांडे। ठीक है, ये था हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। उत्तर प्रदेश स्पेशल पे आते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनाए जाने की योजना है। कहाँ पे, नोएडा। अगला है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 9 शहरों में 350 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए 275 करोड़ रुपए उधार देने के समझौते पर हस्ताक्षर किया। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है, स्किल इंडिया मिशन उम्मीदवारों के लिए एक विशेष रिकॉग्निशन ऑफ फायर लर्निंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया जा रहा है। चौरा चौरी कांड से कांड शब्द हटाकर नया शब्द जोड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो अब बताइए, चौरा चौरी कांड से कांड हटा करके क्या लिखा गया, चौरा चौरी जन आक्रोश। आप मुझे बताइए, चौरा चौरी कांड कब हुआ था। ठीक है, किस कारण से हुआ था, मुझे उसका रीजन बताइए। ठीक है, फिर उसके बाद गांधी जी का जो स्टेप था वो क्या था। ठीक है, चौरा चौरी कांड से जो है वो काफ़ी दुखी हुए थे, जिसके कारण से वो कुछ आंदोलन कर रहे थे, जिस पे उन्होंने फिर उसको समाप्त कर दिया था। आप वो मुझे बताइए, और चौरा चौरी कांड के बारे में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है हमारा कि दुनिया का सबसे ऊंचा खाद्य कारखाना प्रीलिंग टावर, जिसकी ऊंचाई कितनी होगी फ्रेंड, 149.5 मीटर। अगर हम इसको फिट में देखें तो 490.48 फिट का है। ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, स्थापित किया गया, गोरखपुर में किया गया। तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 10 MCQs देखा, 10 हमने फैक्ट्स ऑफ द डे देखा, लास्ट हमने देखा 5 आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल। ठीक है, बाकी फ्रेंड जो हम लोग डेली करंट अफेयर्स का जो डिस्कशन करते हैं उसका जो है PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप डिकोड एग्जाम पे मिल जाएगा, जिसका जो है लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जा करके क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से डेली आप इस PDF को डाउनलोड करके इसका रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, फिर बोलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।